आदाब आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सदर जमहूरिया का आज से 6 रोजा दौरा तेलंगाना। द्रौपदी मुर्मू कई प्रोग्राम्स में करेंगी शिरकत। तेलंगाना की सियासत के लिए आज अहम दिन। असेंबली स्पीकर 5 मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक करेंगे फैसला। तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात का तीसरा मरहला जारी। अवाम में जोशो खरोश, राय दही के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतखाबात। हमने सुपर 6 पर बेहतर अंदाज में किया अमल। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू का खिताब। विशाखापट्टनम में मनासा एविएशन एजुसिटी का संगे बुनियाद। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और नारा लोकेश ने की शिरकत। हैदराबाद में अमन की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक और नौजवान का हुआ कत्ल। तेलंगाना की सियासत में मुनहरिफ अरकान असेंबली से मुतालिक तजस्सुस खत्म होने को है। स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले 5 एमएलए के खिलाफ दायर नाअहली की दरखास्तों पर हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। सियासी जमातों के साथ साथ अवाम भी इस फैसले का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। तवक्को है कि स्पीकर आज अपने फैसले का ऐलान करेंगे और 5 एमएलए के वकला को पहले ही इस सिलसिले में स्पीकर के दफ्तर से नोटिस मिल चुकी है। साल 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की जानिब से अरिकेपुड़ी गांधी, टी वेंकट राव, मोहन रेड्डी, प्रकाश गौड़ और गडम महिपाल रेड्डी ने कामयाबी हासिल की। तहम इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद ये 5 एमएलए बीआरएस से छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। बीआरएस और बीजेपी लीडरों ने पार्टी से मुनहरिफ होने वालों को नाअहल करार देने के लिए अदालत से रुजू किया। इन दरखास्तों की समाअत करने वाली सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया था। स्पीकर प्रसाद कुमार ने अदालत के अहकामात के पेश नजर इस अमल को तेज कर दिया है। सियासी हलकों में इस बात पर काफी बहस हो रही है कि आया उनका फैसला एमएलए के हक में आएगा या उनके खिलाफ जाएगा। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि इस फैसले से रियासत की सियासत में नया मोड़ पैदा हो सकता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 17 से 20 दिसंबर तक हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे और इसी दौरान वो अपने मौसम सरमा की छुट्टियों में राष्ट्रपति निलायम में बुलारम में क़याम करेंगी। सदर जमहूरिया के सेक्रेटरीट की तरफ से एक मीडिया रिलीज के मुताबिक मुर्मू 17 दिसंबर को तमिलनाडु का दौरा मुकम्मल करने के बाद राष्ट्रपति निलायम पहुंचेंगी। अपने क़याम के दौरान सदर जमहूरिया 19 दिसंबर को पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद में कर रहा है और इसमें मुल्क भर से पब्लिक सर्विस कमीशन के सरबराहान को इकट्ठा किया जाएगा। 20 दिसंबर को सदर जमहूरिया हैदराबाद में ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर की जानिब से 21वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद की जाने वाली कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू की सदारत में सेक्रेटरीट में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस जारी है। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का यह दूसरा दिन है। कॉन्फ्रेंस का आगाज गुड गवर्नेंस, पायदार तरक्की और फलाह व बहबूद के एजेंडे के साथ हुआ। इस प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, वजीर आईटी लोकेश और मुख्तलिफ महकमों के वज़रा मौजूद हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमने सुपर 6 को कामयाबी से हमकिनार किया है, जबकि हम पसमानदा तबकात को आगे लाने के लिए भी सुपर 6 स्कीमों की शुरुआत की है। इन्होंने कहा कि हम पहली तारीख को ही सोशल सिक्योरिटी पेंशन भी दे रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में चंद्रबाबू मखलूत हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद उसे 18 महीनों के दौरान किए गए तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स की पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं, जबकि वो मुस्तकबिल की सरगर्मियों की समत भी मुतय्यन करेंगे। बेस्ट आर्गनाइजेशन अंदరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి। 30 సంవత్సరాల కంటే ముందు ప్రారంభించిన వ్యవస్థ ఈరోజు సింగిల్ హైరార్కీ తీసుకొస్తున్న అర్బన్ మెప్మా డాక్రా రెండు కూడా దీన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోయే బాధ్యత మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। ఆ విషయాలు కూడా మనం మాట్లాడదాం। ఇంకో పక్క ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్
డెవలప్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ వెల్ఫేర్ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ కానీ ఇంకో పక్క హౌసెస్ అదే మరి కనీస అవసరాలు ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఏం కావాలనో అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దాని మీద మీరు ఫోకస్ పెట్టాల్సిన అవసరం, దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. P4 కూడా వినూత్నమైన కార్యక్రమం. ఈరోజు P3 ఉంది. నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ P4. ఇక్కడ ఒక విషయం మీకు చెప్పాలి, ఈ సమస్య వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, మినిస్టర్స్ ప్రజాప్రతినిధులు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, అదే మరిగా అపోజిషన్ పార్టీస్ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. విధానాలు ఎప్పుడు ఈ దేశానికి గుర్తింపు వచ్చింది? స్వాతంత్రం వచ్చింది 1947. ఎందుకు 91 వరకు ప్రపంచం మొత్తం మన దేశాన్ని గుర్తించలేదు? ఎక్కడికి పోయినా తక్కువగా చూసేవాళ్ళు, మీరేమి చేయలేరు, మీరు చేతగాని వాళ్ళు, మీరు పర్ఫార్మెన్స్ చేత కాదు అని చూసేవాళ్ళు. మొట్టమొదటిసారిగా ఆలోచన విధానం మారింది ఆర్థిక సంస్కరణలు వచ్చిన తర్వాత. అంతవరకు ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడి సిద్ధాంతాలు మాట్లాడాం. సిద్ధాంతాలు మనుషులకు తిండి పెడదు, విలువలు కావాలి. విలువలు వేరే, సిద్ధాంతాలు వేరే. ప్రతి ఒక్కరికి మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు రావాలంటే రోడ్లు బాగుండాలి, కరెంట్ ఉండాలి, లేకపోతే వాళ్ళకు మెరుగైనటువంటి విద్య ఉండాలి, ఇవన్నీ ఉండాలి. అక్కడి నుంచి మన ఆలోచన విధానం మారింది. 95లో టెక్నాలజీ వచ్చింది, ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నాం. అక్కడి నుంచి మనకు విండ్ ఫాల్ గెయిన్ కింద డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ వచ్చింది. యంగ్స్టర్స్ ఎక్కువ ఉండే దేశం భారతదేశం. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 30 సంవత్సరాల కంటే ముందు ప్రారంభించిన వ్యవస్థ ఈరోజు సింగిల్ హైరార్కీ తీసుకొస్తున్న అర్బన్ మెప్మా డాక్రా 2 కూడా. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने मंगलागिरी परेड ग्राउंड में कांस्टेबल्स को तकर्रुरी लेटर हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रबाबू ने कहा कि हर किसी को रियासत की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए। इन्होंने वाजे किया है कि हमने नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था और हमने इसे पूरा किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो कांस्टेबल की नौकरियों के लिए 4 साल से इंतजार कर रहे थे और मुतालिका नोटिफिकेशन पर दर्ज मुकदमात को हल कर दिया गया। कहा कि मुकदमात पर काबू पाने और मुलाजमतें फराहम करने का सहला मखलूत हुकूमत के सर है। चंद्रबाबू ने कहा कि मखलूत हुकूमत में नौकरियां आएंगी, लेकिन कोई और आया तो नौकरियां जाएंगी। वजीर आला ने इंकशाफ किया कि हमने अपने दौरे हुकूमत में पुलिस की 23,000 से ज्यादा नौकरियां भरी हैं और मेगा डीएससी के जरिए 16,000 नौकरियां फराहम की गई हैं। विशाखापट्टनम में भोगापुरम के करीब जीएमआर मनासा एविएशन एजुकेशन सिटी का संग बुनियाद रखा गया है। रेडिसन ब्लू रिसोर्ट में मुनक्किदा इस तकरीब में बाज़ाब्ता मफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए हैं। वाज़ेह है कि एविएशन एजुकेशन आंध्र प्रदेश के भोगापुरम विजयनगरम जिले में आने वाले बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब तैयार किया जा रहा है और इस मौके पर मरकजी वजीर और तेलुगुदेशम लीडर राम मोहन नायडू और रियासत के वजीर IT नारा लोकेश ने तकरीब से खिताब करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली। మొన్న బీహార్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అక్కడ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ గారి ప్రమాణ స్వీకారానికి మేము అందరం వెళ్ళాం. అక్కడ చాలా మంది కేంద్ర మంత్రులు అదేవిధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు హాజరయ్యారు. అక్కడ ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు దగ్గరికి నేను వెళ్ళి పరిచయం చేసుకున్నాను. ఇట్లా పలానా వ్యక్తిని ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి మంత్రిని అంటే ఆయన అడిగారు, గడిచిన 18 నెలల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏదో మ్యాజిక్ జరుగుతుంది, ఆ మ్యాజిక్ వెనకాల సీక్రెట్ ఏంటని ఆయన అడిగారు. అప్పుడు ఆయనకు చెప్పా, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 2 ఉన్నాయి సార్ అన్నారు. ఒకటి మిసైల్స్, రెండోది జీపీఎస్. జీపీఎస్ అంటే వేదికమైన ఉన్న పెద్దలు, ఒక పక్కన అయ్యన్న పాత్రుడు గారు, ఇంకో పక్కన అశోక్ గజపతిరాజు గారు. మిసైల్స్ కూడా వేదిక పైన ఉన్నారు. ఒకటి మా యంగ్ అండ్ డైనమిక్ లీడర్ రాము, రెండోది యంగ్ అండ్ డైనమిక్ లీడర్ అదితి గజపతిరాజు గారు. దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏవియేషన్ గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు.
ఒక రకంగా ఏవియేషన్ ఈరోజు అందరితో కూడా కనెక్ట్ అయి ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టుగా మారింది. అలాంటి ఏవియేషన్ ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున మన దేశంలో గ్రో అయిందనంటే దానికి కారణం మన ప్రధానమంత్రి వర్యులు నరేంద్ర మోదీ గారు. ఆయన 2014లో ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు ఈరోజు మనకి గోవా గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి అశోక్ గజపతి రాజు గారు ఆ రోజు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆలోచించి ఆ రోజు ఒక పునాది వేసి ఏవియేషన్కి గత 10 సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరం 12% గ్రోత్ రేట్తో ఎదిగినటువంటి ఏకైక సెక్టర్ మన దేశంలో ఏవియేషన్ సెక్టర్ అని అంటే దానికి ఆ రోజు పునాది వేసినటువంటి అశోక్ గజపతి రాజు గారికి కూడా ఎంతో క్రెడిట్ చెందుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మొన్న బీహార్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అక్కడ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ గారి ప్రమాణ స్వీకారానికి మేము అందరం వెళ్ళాం. అక్కడ చాలా మంది కేంద్రం तेलंगाना में पंचायती इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग का आगाज हो गया है, जो दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी। रायदही मुकम्मल होते ही वोटों की गिनती का आगाज किया जाएगा और मरहलेवार नताइज का भी ऐलान होगा। अभी तक हुए 2 मराहिल के लिए अवाम में काफी जोशो खरोश देखा गया। इस तरह सियासी जमातों को उम्मीद है कि इस मरहले में भी रायदही का फीसद ज्यादा रहेगा। तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तीसरे मरहले में भी कई उम्मीदवारों का मुत्तफिका इंतखाब अमल में आया है, जिसके बाद बाकी सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इधर दूसरी जानिब मकथल, ओटकूर, मगनूर, कृष्णा और नारवा मंडल्स में भी वोटिंग का अमल जारी है। मकथल हल्के के 5 मंडल्स में 110 सरपंच सीटों में से 10 सरपंच सीटें मुतफिका तौर पर जीती गई हैं, जबकि बाकी 100 सीटों के लिए 327 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह 5 मंडल्स में 994 वार्ड सीटों में से 219 सीटें मुतफिका तौर पर इंतखाब अमल में आया। बाकी 775 वार्ड सीटों के लिए 1992 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं और हल्के के 5 मंडल्स में 994 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। यहां मजमूई तौर पर 1,52,668 अफराद अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर मंडल के सरपंच के तौर पर इंतखाब लड़ने वाले बी राजन्ना, जो बीआरएस की जानिब से प्रवीण कुमार के खिलाफ सरपंच के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं, आज सुबह खुदकुशी करने की कोशिश की है। ताहम उनके घर वालों ने मुदाखलत करते हुए उन्हें कागज नगर कस्बे के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम यहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए मंचरियाल या करीम नगर मुंतकिल करने की तैयारी कर रहे हैं। महबूबनगर जिले में भी पंचायत इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। इसी दौरान जिले इंतखाबी अफसर विजय नदराबोई ने मुसापेट मंडल में जिला परिषद हाई स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन पहुंचकर पोलिंग पैटर्न की जांच की। इस मौके पर उन्होंने पोलिंग और उसके लिए किए गए इंतजाम से मुतालिक तफसीलात भी हासिल की। आंध्र प्रदेश सीपीआईएम के सीनियर लीडर बाबू राव ने कांग्रेस और इंडिया इतिहाद में शामिल तमाम जमातों की जानिब से मनरेगा का नाम तब्दील करने पर किए जा रहे एहतजाज पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। बाबू राव ने कहा कि कम्युनिस्ट जमातों के बशमूल इंडिया इतिहाद में शामिल तमाम सियासी जमातें हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज कर रही हैं। सीपीआईएम लीडर ने कहा कि इससे जाहिर होता है कि बीजेपी को गांधी जी से कितनी नफरत है और वो आज भी गौडसे के नजरियात पर अमल पैरा है। India bloc parties, including left parties, they protested against this rural employment guarantee scheme. It was Mahatma Gandhi name, it was deleted by the NDA government. It is the attitude of the RSS and the BJP regarding the Mahatma. They are praising Godse and they are belittling Mahatma Gandhi. It is not the only name change issue. This is the idea of the rural employment guarantee scheme itself was totally diluted, and the attack on that whole structure of the scheme
the BJP is a pro-monopoly, pro-corporate and pro-landlord. So, the anti-poor, anti-agriculture labor attitude, it was proved once again. Cut down the number of days. Basically, they enhanced 125 days, but the idea that 60 days of the working season, there was no works of the guarantee scheme. And also, it was the scheme, the right of the every agriculture labor to demand 100 working days work from the government in the scheme. But that idea, that right, it was dropped. And also, it was attack on the federal structure and state rights. बीजेपी ने जीएचएमसी डिविजन्स में इजाफे पर एतराज करते हुए मल्काजगिरी सर्कल कमिश्नर को अर्जी पेश की। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत मौजूदा 150 डिविजन्स को बढ़ाकर 300 डिविजन्स कर दिया गया। ताहम बीजेपी रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि इन डिविजन्स की तकसीम का अमल सही तरीके से नहीं किया गया था और हुकूमत ने आबादी की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले किए थे। इस सिलसिले में बीजेपी लीडर भानु प्रकाश ने पार्टी के दीगर लीडरों के साथ आज मल्काजगिरी सर्कल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम सौंपा। इन्होंने कहा कि सीटें बढ़ाने के मामले में नाइंसाफी की गई है। అది ప్రభుత్వం గందరగోళంగా ఆ పార్టీకి అనుకూలంగా చేపట్టినట్టు స్పష్టమవుతా ఉంది. 150 డివిజన్లు 300 డివిజన్లు చేశారు పాలనా సౌలభ్యం దృష్ట్యా. అయినప్పటికీ కొన్ని డివిజన్లలో వాళ్ళకు అనుకూలంగా రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి ఈ డివిజన్లు చేపట్టినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. ఒక డివిజన్ ఏమో 50,000కు మించి 50,000 వరకు ఉంటున్నాయి, కొన్ని డివిజన్లు 15 నుంచి 20,000 వరకు ఉంటాయి. అన్ని డివిజన్లను ఏకరూపంగా యూనిఫామ్గా విభజించాలా, అన్ని కాలనీల నుంచి ప్రజల సంక్షేమం కోసం డివిజన్లను విభజన చేయాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తాం. అది ప్రభుత్వం గందరగోళంగా ఆ పార్టీకి అనుకూలంగా చేపట్టినట్టు స్పష్టమవుతా ఉంది. 150 డివిజన్లు 300 డివిజన్లు చేశారు పాలనా సౌలభ్యం దృష్ట్యా. అయినప్పటికీ కొన్ని డివిజన్లలో వాళ్ళకు అనుకూలంగా రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి ఈ డివిజన్లు చేపట్టినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. ఒక డివిజన్ ఏమో 50,000కు మించి 50,000 వరకు ఉంటున్నాయి, కొన్ని డివిజన్లు 15 నుంచి 20,000 వరకు ఉంటాయి. అన్ని డివిజన్లను ఏకరూపంగా యూనిఫామ్గా విభజించాలా, అన్ని కాలనీల నుంచి ప్రజల సంక్షేమం కోసం డివిజన్లను విభజన చేయాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్. तेलंगाना बीजेपी लीडर नरसैया गौड़ ने मनरेगा के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक कांग्रेस के बयान को मुस्तरद कर दिया है। नरसैया गौड़ ने कहा कि नए बिल के मुताबिक मनरेगा का नाम विकसित भारत जीराम जी रखा गया है। बीजेपी लीडर ने कहा कि इससे कई फवायद हासिल होंगे। कहा कि इसके तहत काम के दिनों में भी इजाफा किया गया। ताहम उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे गैर जरूरी तौर पर मसला बनाने की कोशिश कर रही है। The statement of the Congress party regarding the Manrega is totally unfounded. The new bill replacing Manrega with the Vikasit Bharat Jiram Ji is rationalization of the existing scheme. And also it has a lot of benefits that the working days have been increased from 100 to 125 days. And also more focus has been on the infrastructure development. Why? Because almost 1 lakh crore compared to the Congress party, which is to allocate only 30 to 40,000 crores, Modi ji was allocating almost 80 to 90,000 crores per annum for this scheme. And in some states, especially Congress ruled states, it was totally mired in corruption. So the public money being wasted. So now there is a rationalization, more focus on the infra projects and also rationalization where during the sowing season, harvest season, these works are not implemented so that the farmers are not suffered. These things, as usual, the Congress is expected to oppose it. It does, people accept it, that's good enough. Prithviraj Chavan probably is looking for a political rehabilitation. That's why he is taking one step ahead of the Rahul Gandhi. Because Congress leaders, whenever they want some positions in the party or some elevations, they have given dictum who will degrade the Indian army, who will degrade the Bharat Mata, they will get a better position. That is the criteria fixed by the Congress party. Rahul Gandhi
for their leaders. So whoever defames India more, they will get a better ranking. So that's what I can say, and I totally condemn Prithviraj Chavan, who was a ex-CM. कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में तेजी पैदा कर दी गई है। इस सिलसिले में मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के तहत मौला अली की कोको कोला कंपनी के करीब पुलिस की तरफ से की गई ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4 कारें और 4 पहिया गाड़ियों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने खबरदार किया कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि आवाम की हिफाजत के लिए ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग मुसलसिल जारी रहेगी। चकुंडा कमिश्नरेट के तहत बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स के कत्ल का वाकया पेश आया है। रॉयल कॉलोनी में रहने वाले मुर्शिद नाम के शख्स पर नामालूम अफराद ने हमला करके कत्ल कर दिया है। शदीद जख्म आने की वजह से मुर्शिद की मौत हुई है। वाकई की इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबूत जमा करने के लिए फौरी तौर पर क्लूज टीम को भी तलब किया। बालापुर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया और तहकीकात का आगाज कर दिया। असर के टाइम से घर से निकला और वापस घर में नहीं गया। 11:30 को जाके पानी उन्हें पी के फिर आया, फिर और वापस नहीं गया। वो किसी को पता चला का तो वहाँ हम लोगों को बताने गया। उनको मार के जो मारा उसको देखा, फिर उनको भी यहाँ पढ़ के देखा बोल के वहाँ हम लोगों को बुलाने गए। कौन मारा तो नहीं मालूम। वो हारिस का बैठा बोला तो हारिस को मालूम है। दुश्मनी थी उनकी? नहीं, किसी से दुश्मनी तो नहीं है। लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं? लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर होता तो पहले तो हम लोगों को पता चलता। उनको कुछ भी हुआ तो हम लोगों को बता देते। आज क्या हुआ कि घर में भी नहीं। नेशनल हाईवे 167 पर एक संगीन सड़क हादसा पेश आया है, जिसकी वजह से ऑटो में सफर कर रहे 2 अफराद की मौके पर ही मौत हुई, जबकि नामालूम गाड़ी ने उनकी ऑटो को टक्कर मार दी है। तफसीलात के मुताबिक नारायणपेट जिले के मक्थल मंडल में गोलापल्ली गांव के नजदीक नेशनल हाईवे 167 पर साइड बे के करीब एक ऑटो में सफर कर रहे 2 नामालूम अफराद की एक नामालूम गाड़ी की जद में आकर मौके पर ही मौत हुई है। मरने वालों की तफसीलात अभी मालूम नहीं हो सकी है। हादसे में ऑटो भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। करीमनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले नौजवान क्रिकेटर पराला अमान राव ने इंडियन प्रीमियर लीग में जगह हासिल की है। मंगल को होने वाली नीलामी में 21 साला अमन राव को राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइज ने 5 करोड़ रुपए में खरीदा। 30 लाख बुनियादी कीमत वाले नौजवान को बावकात टूर्नामेंट के लिए मुंतखब किए जाने पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। फिलहाल हैदराबाद के अंडर 23 रांची टीम की नुमाइंदगी करते हुए अमन राव ने हालिया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट के साथ 2 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की और फ्रेंचाइज की तवज्जो हासिल की है। अमन राव का ताल्लुक खेलों के पस मंजर वाले खानदान से है। उनके वालिद पेराला मधुसूदन राव माजी में जिले सतह के क्रिकेटर के तौर पर खेले थे। उनके दादा पराला गोपाल राव ने जिला परिषद के नायब चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उनका आबाई शहर सैदापुर मंडल में वायनमपल्ली है, लेकिन उनका खानदान कुछ सालों से हैदराबाद में आबाद है। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला पंडित संजय और साबिक मेयर सुनील राव ने IPL के लिए करीमनगर के लड़के के इंतखाब पर खुशी का इजहार किया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।